तो आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें से जो आपका स्टोर प्रोसीजर है एंड ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली आपका क्वेरी बेस्ड टॉपिक है। जो नॉर्मलाइजेशन है वो सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें देख लेना कौन सा चल रहा है। तो जो स्टोर प्रोसीजर है एंड ट्रांजैक्शन है वही आपका प्रॉपर थियोरेटिकल टॉपिक मतलब क्वेरीज होंगी जिसकी। नॉर्मलाइजेशन आपका सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, कंसेप्चुअल ये मतलब कंसेप्ट है वो एक जो आपको जो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एसक्यूएल ना तो आपको ध्यान रखना होता है इस चीज का। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मेरे पास ना एक्चुअली जो डेटाबेस है उसमें कुछ तो इशू है तो मैं दूसरा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ एक। ठीक है, तो क्वेरी बेसिकली सेम ही होती है, सो डजंट मैटर। नाम से मेरे पास एक ही अवेलेबल है फिलहाल, एक भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यूज ही किया। अब मेरे पास स्टोर प्रोसीजर के दो पार्ट होते हैं। जैसे फंक्शंस के अंदर होते हैं ना कि कुछ फंक्शन हमारे पास सिस्टम डिफाइंड होते हैं, कुछ हम खुद डिफाइन करते हैं। सेम कंसेप्ट आता है आपका स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, बट उससे पहले बात करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स होते क्या है। जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि इट इज अ बेसिकली प्रोसीजर जो आपने स्टोर करके रखा हुआ है। सो जैसे अब व्यूज में अगर मैं बात करूँ या फंक्शन में अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते थे कि हम ना क्वेरी सेव कर पाते थे बस। ठीक है, कि जैसे मैंने कोई क्वेरी बनाई एंड उसको मैंने सेव करके रख लिया व्यूज के अंदर। राइट, फंक्शन के अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी वो सेव करके रख ली। ठीक है, या फिर जैसे अगर हमारे पास ट्रिगर्स थे तो एक्शन के ऊपर रिएक्शन था तो क्वेरीज वगैरह उसमें सेव होती थी, बट उसको ट्रिगर होने के लिए कोई एक्शन चाहिए होता है। राइट, तो स्टोर प्रोसीजर ना बेसिकली इन सब चीजों को काइंड ऑफ कंबाइन कर देता है। स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करता है, जैसे ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली रन करते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स आपके ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक जैसे फंक्शन आप डिफाइन करते हो उस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ता है इन्हें। एंड जो फायदा है आपका स्टोर प्रोसीजर का वो ये है कि इसके अंदर आप प्रॉपर स्टेप्स स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर बना दिया कि टेबल्स बनेंगे, उन टेबल्स के अंदर ये कंस्ट्रेंट्स होंगे और उसके अंदर ये डाटा चला जाएगा, तो वो आप स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ट्रिगर्स नहीं, फंक्शनल व्यूज का कॉम्बिनेशन में से बोल सकते हो। हाँ, ट्रिगर्स तो क्योंकि अलग कंसेप्ट जाता है बिल्कुल ही। बट इट इज आल्सो डूइंग समथिंग ना कि जैसे हमने कोई कमांड दे दी कि अगर ये वाला एक्शन होता है तो ये स्टोर में जो ये प्रोसीजर्स जो हमारे पास स्टोर है दैट विल एग्जीक्यूट देमसेल्फ। नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जांपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अभी आपको आपको ना जैसे मान लो बार बार डेटाबेस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसके जितने भी स्टेप्स हैं, क्रिएट डेटाबेस, यूज दैट, क्रिएट टेबल, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना है, वो सब आप एक प्रोसीजर के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। फिर आपको बस वो प्रोसीजर रन करना है एंड वो आपके सारे टेबल्स वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, सो इट्स बेसिकली लाइक कि आपने जो एसक्यूएल में अब तक पढ़ा जितनी भी क्वेरीज थी उन क्वेरीज को आप एक प्रोसीजर, हाँ, एक एक्शन में कंबाइन कर सकते हो कि आपको एक लाइन से आपके सारी वो क्वेरीज रन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर भी वही होते हैं कि हमारे पास कई सारे सिस्टम डिफाइंड होते हैं जो कि एसक्यूएल इंस्टॉल करते हुए साथ ही इंस्टॉल होते हैं, एंड कई सारे हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं। मतलब यूजर डिफाइंड तो फिर जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिस्टम डिफाइंड है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाते हो, ठीक है, यहाँ पे अगेन इन द प्रोग्रामेबिलिटी यू विल हैव स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, तो अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स है एंड जो मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूंगा ना वो मेरे सिस्टम वाले फोल्डर के जस्ट नीचे दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं सिस्टम वाले ओपन करूँ तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। मतलब क्लासिफाइड होते हैं, क्लासिफाइड नहीं होते, जस्ट होते हैं ऐसे ही। तो फिर मतलब कुछ तो सो द मेन पॉइंट ऑफ स्टोर प्रोसीजर इज कि जो इनबिल्ट वाले हैं दो तीन ही है जो हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, एक बार एक है हमारे पास हेल्प का। ठीक है, एक है हमारे पास रीनेम का। ठीक है, और एक है हमारे पास कॉलम्स का। रीनेम करने के लिए तो वो तो हम नॉर्मल अगर उसको यूज करेंगे ऑल्टर, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टर डीडीएल। डीडीएल का जो भी सिंटैक्स होता है हम वो सिंटैक्स यूज नहीं करते हैं नहीं, डीडीएल से जो हम रीनेम करते हैं ना उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या आती है कि मान लो एक कॉलम है उसको मेरे को रीनेम करना है तो मेरे को उसको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा उसकी जगह पे। तो उसके अंदर जो भी डेटा है
वो सारा चला जाता है। बट हमने जब रीडिंग किया था तो ऐसे तो नॉर्मली नहीं हमने नॉर्मली रीनेम किया था, बट द पॉइंट इज उस पॉइंट पे हमारे पास ना डेटा नहीं था, हमारे डेटाबेस में कोई भी हमारे टेबल्स में ना डेटा नहीं था, राइट। सो डीडीएल वही में स्ट्रक्चरली होता है, जब आप स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो ना तो आप डीडीएल से रीनेम कर सकते हो, नो इशू। बट अगर उस कॉलम के अंदर डेटा है एंड यू वांट कि वो डेटा ऐसा का ऐसा रहे, बस कॉलम का नाम रीनेम हो जाए, तो आपको स्टोर प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आता है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ डीएमएल, ठीक है। एंड ऐसे कुछ तो सर अगर हमारा यूज कॉमन रहता है तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, मतलब तो सिर्फ यही तीन क्यों है, क्योंकि फिर नहीं, से क्रिएटेड तो काफी सारे हैं, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। हाँ ये कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर जो स्टोर प्रोसीजर कंसेप्ट है वो कस्टम प्रोसीजर्स बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। इनबिल्ड वाले अगर मैं जैसे यहाँ पे एक्सपेंड हो गए थे वो दिखाता हूँ, फिर ये सर्वर में स्टोर हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। हेल्प मेरे को मेरे पूरे टेबल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सब कुछ देता है, ठीक है। एंड कॉलम का काम है कि मेरे टेबल के कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन देता है वो, कि ये कॉलम का नाम है, इसका ये कीज वगैरह है, या जो भी तुमने कंस्ट्रेंट लगाए हैं जो भी है वो सब देता है, ठीक है। तो पहले इन्हीं तीनों की बात करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे ये तो देखो ये सिस्टम वाले थे जो ओपन किया था ना, जस्ट ऐसे ही पड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, और मतलब ये चलते जाएंगे नीचे, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनको यूटिलाइज इतना ज्यादा मतलब करना चाहो कर सकते हो, बट इतना ज्यादा इनका ना एक्चुअल फंक्शनैलिटी होती ही नहीं है, ठीक है। ये जो सिस्टम डिफाइंड वाले हैं वो ज्यादातर उसमें यूज होते हैं कि जो आपके इनबिल्ट वाली चीजें हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाए होते हैं ये। तो स्टोर प्रोसीजर का मेन कंसेप्ट ही आपका कस्टम बनाने वाला है, ठीक है। स्टिल ये तीन हमारे काफी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बस इस वाले में क्लासेस, फीस, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टीचर्स, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से टेबल्स है, ठीक है। सो लेट्स से मेरे को ना स्टूडेंट्स वाला जो टेबल है उसका डिस्क्रिप्शन देखना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, अब जो स्टोर प्रोसीजर होते हैं इनको ना एग्जीक्यूट करने के लिए, इनको रन करने के लिए कमांड्स भी अलग होते हैं, ठीक है। सो स्टोर प्रोसीजर के लिए वी यूज exe, सॉरी exec, एग्जीक्यूट, ठीक है। ये कमांड यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब मेरे को देना होता है इसका नाम, व्हाट आर द प्रोसीजर आई एम यूजिंग। तो जो सिस्टम डिफाइंड वाले होते हैं ना उनका एक काफी कॉमन चीज होती है कि वो ना सारे एसपी से शुरू होते हैं, एसपी देन अंडरस्कोर, सॉरी व्हाट इज दिस एसपी क्या होता स्टोर प्रोसीजर, है एसपी, ठीक हाँ। है एग्जीक्यूट स्टोर, ठीक है। बेसिकली जो प्रीफिक्स हो गया उनका। ये प्रीफिक्स नहीं है, ये जो सिस्टम वाले हैं उनके नाम में इस तरीके से बिल्ड किए गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एसपी लगाना ही लगाना है, अगर आप कस्टम बना रहे हो तो जरूरी नहीं होता आपको एसपी लगाना है, जस्ट नेम का नेमिंग कन्वेंशन है एसक्यूएल के लिए, ठीक है। सर अगर मान लो ऐसा हमने क्रिएट किया, मैं एक बार बात काम करूंगा ठीक है, मैंने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं काम करूंगा अगर मैं उसका नाम भूल गया, यहाँ पे आएगा ना, अच्छा वो अपने वहीं हो जाएगा। यहाँ पे दिखता है, हाँ। ये स्टोर प्रोसीजर खोला हुआ है ना मैंने, ये सिस्टम वाले हैं, इसी के जस्ट यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं दूसरे वाले बात कर रहा हूँ एसपी हेल्प की, ठीक है। तो आई विल डू हेल्प, ठीक है। और उसके बाद मेरे को देना मेरे टेबल का नाम, ठीक है। तो और इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो कोड्स के अंदर जाते हैं हमेशा, ठीक है। सो माय टेबल नेम इज कैपिटल एस है, स्मॉल एस वेरीफाई करने देना, स्मॉल एस, ठीक है। दिस इज द कमांड बेसिकली, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास देखो टेबल का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आता है एक, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कर लो कोई इशू नहीं है, नहीं थोड़ा सा अजीब लगता है। नहीं नहीं नो इशू, ठीक है। तो ये सब मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गया कि टेबल कब बना था, किसने बनाया था, ठीक है। इसका यूजर नेम क्या है, टेबल का नाम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। वो कंप्यूटेड है या नहीं है, कंप्यूटेड का मतलब कि मैं फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर उनकी लेंथ क्या क्या डिफाइन कर रखी है मैंने, ऑलरेडी सेट कॉलम्स है जो हमारे डेटा में है, हाँ। जब हमने क्रिएट टेबल किया था ना तो जो हमने कॉलम्स बनाए थे, ये ऑलरेडी क्रिएटेड वाला यूज किया ना। हाँ ये वाला तो सिस्टम डिफाइंड वाला स्टोर प्रोसीजर है,
ये टेबल मैंने कस्टम बना रखा है। अच्छा, आपने बनाया होगा। हाँ, ये टेबल मैंने बनाया था किसी और क्लास में, और जो हमारा जिस डेटाबेस में हम काम कर रहे थे ना, वो शायद से पूरा करप्ट बनाया हो था गया। आपने? हाँ। तो इसमें तो बहुत लंबा कोड गया होगा ना। कोई वो सारा कुछ आपने हेडिंग डाली होगी, फिर आपने नहीं नहीं, ये वाला टेबल नहीं, ये टेबल नहीं बनाया मैंने। फिर जो स्टूडेंट्स के नाम से टेबल है ना, अच्छा अच्छा ये बनाया, इसके अंदर ये वाले कॉलम्स हैं। ठीक है, वही डेटा आपने फीड किया था ये डेटा मेरे को एसपी हेल्प देता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। एसपी हेल्प का काम ही है मेरे को ये डेटा दिखाना। तो ये डेटा रॉ फॉर्म में तो नहीं होगा ना? नहीं, फिर डेटा दिखा कैसे रहे? 40 100 100 200 कहाँ हाँ, से आ रहे? ये जब मैं एन वेरिएबल लिखता हूँ, ब्रैकेट में लेंथ लिखता हूँ, तो मतलब ये डेटा आपने उसमें वैल्यू के टर्म डाला होगा ना, ऐड वैल्यू। जब मैं क्रिएट टेबल करता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ कि ये कॉलम का नाम है, ये उसका डेटा टाइप है, ये उसके कीज वगैरह हैं, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये। तो मतलब वो टाइप किया ना? हाँ, क्रिएट टेबल करते हुए। टाइप किया होगा, ठीक है। हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन वाज फीड बाय यू, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाली आपने इन्फॉर्मेशन उसी मैंने को फीड करी। बना दिया। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। तो टेबल के नाम से आ गए उनके। टीडीओ यूजर टेबल क्या है? अच्छा, पूरा ऊपर से आ कहाँ पे क्या? रहा है, ये ऊपर। अच्छा, वो अपने ये ऑन, हाँ, डीबीओ है ना, वो यूजर नेम है जो बाय डिफॉल्ट वाला होता है। ठीक है ना। तो ये सब आपका इन्फॉर्मेशन आती है बेसिकली उसके बारे में। ठीक है, आप नीचे जाओगे तो और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अभी वो टेबल में इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, वरना यहाँ पे भी टेबल्स आते हैं 2 और। ठीक है, वो सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करने के लिए और वो सब के लिए अलग अलग टेबल्स होते हैं, सो उसके आते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट यूज एसपी हेल्प का वही रहता है कि आपको कॉलम के नाम भूल गए हो वो देख सकते हो, डेटा टाइप वगैरह देखना है वो सब देख सकते हो। ठीक है, अगेन अब मेरे पास होता है एसपी कॉलम्स, रीनेम पे आते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को कॉलम सिखाता है। ठीक है, ये दिखाएगा मेरे को सिर्फ कॉलम्स मेरे, तो मेरे को कॉलम्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और ज्यादा इन डेप्थ। ठीक है, फिर वही कॉलम के नाम वगैरह आ रहे हैं और किस टेबल से हैं, कैसे हैं, क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेरे को। ठीक है, तो कभी मेरे को ये इंफॉर्मेशन देखनी हो फॉर डेटा इंसर्टिंग, या मैं कोई कोड बिल्ड कर रहा हूँ या कुछ भी चीज के लिए, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, और या फिर अगर मेरे को कहीं पे दिखानी भी है आगे कि मैंने क्या बनाया है, तो वो भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास रीनेम। ठीक है, अब इसके अंदर रीनेम के अंदर मेरे को 3 चीजें देनी पड़ती हैं। ठीक है, रीनेम के अंदर मेरे को 3 पैरामीटर देने हैं, पुराना नाम, नया नाम, और किस चीज का मैं रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई वांट कि मैं ना स्टूडेंट्स को रीनेम कर रहा हूँ, सो मैं स्टूडेंट्स डॉट, लेट्स से मेरे पास कौन से कॉलम नेम है, लिख लेते हैं ना, फोन है, इस फोन को मैं फोन नंबर कर देता हूँ लेट्स से, क्योंकि इस डेटाबेस में मैं ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकता। फिर हम इसमें ये कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हमें रीनेम करना है, हम्म तो if you want to rename, तो डेटा हो गया, वैल्यू हो गया, हम्म ठीक है। ऊपर हो गया कॉलम, हेडर हो गया। हम्म तो अगर हमें हेडर चेंज करना है और हमें वैल्यू चेंज करना है, सो हाउ डू वी डू दैट? नहीं नहीं, आप ये चीज नहीं समझ रहे हो, ये डेटा ना फीडी डेटा नहीं है। ये मेरे एसक्यूएल के अंदर जो टेबल बना हुआ है उसका मेरा डेटा है, उसकी इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, ये मैंने ऐसा टेबल डिजाइन नहीं किया है ये, कह रहे हो पॉइंट। एसक्यूएल में ये बनाता है ऑन द स्पॉट जब स्टोर प्रोसीजर आपका रन किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ना तो मैंने एक ही सिंपल सा टेबल बना रखा है, या मैं आपको अगर दिखाऊं भी तो मैंने ये बना रखा है। Let's start from ये टेबल बना रखा है मैंने, खाली टेबल है और सिर्फ ये हेडर्स हैं इसके। तो डेटा कहाँ से लेना है? वो डेटा जो स्टोर प्रोसीजर में से निकलता है ना, वो डेटा तो वही तो पॉइंट है स्टोर प्रोसीजर, वही तो पॉइंट है कि उसने जो ये सिस्टम डिपेंड है ना, उन्हें पूरी क्वेरीज लिखी हुई है अलग 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 अलग, इसकी वजह से वो डेटा इस फॉर्मेट में मेरे को दिख पा रहा है। इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, इसके अलावा कोई क्योंकि और क्योंकि
क्योंकि जब इसका जो कोड है, जो इसकी क्वेरीज लिखी हुई हैं, वो इसी फॉर्मेट के हिसाब से डिजाइन है। तो आपने हेडर लिख दी, उस हेडर के बाद आपने लिख दिया एग्जीक्यूट द कॉलम। कुछ तो नॉट गेटिंग द पॉइंट। मैं समझ गया आप उसमें कोड में क्या लिख रहे हो, लेकिन इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। मैंने रन करी क्रिएट टेबल वाली कमांड, क्रिएट टेबल व्हाटएवर, यहाँ पे मैंने कॉलम के नाम वाम दे दिए, कुछ दे दिए, ठीक है। इससे मेरा एक ब्लैंक टेबल बन गया जिसके सिर्फ हेडर्स हैं अभी, राइट, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दिया, कीज दी, कंस्ट्रेंट्स दिए, डेटा टाइप में लेंथ दी साथ में, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें तो नहीं दिखती। तो जो मेरा ये हेल्प वाला है या कॉलम वाला है, इसका काम है ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाना मेरे को। तो अगर वो 100 दिखा रहा है किसी में वैल्यू, तो 100 इस बेसिस पे दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 लिखा होगा उसमें, लिखा होगा। हाँ, इसमें तो नहीं लिखा, जो 100 का लिखा है। ये तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स है ना। इसमें भी तो आपने सेलेक्ट स्टार मतलब कि आपने सब कुछ ले लिया इसमें, तो इसमें भी वो डेटा आना चाहिए ना जो आपने फीड किया था, जो आपने डाला। अरे तुम क्रिएट टेबल वाली कमांड भूल गए क्या? सर मुझे याद है, मुझे मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कैसे हम करते थे, बिकॉज़ मैंने रिसेंटली वो लिखा है स्टार्टिंग में। हाँ, करो, क्रिएट टेबल वाली कमांड एक्सप्लेन करो। जैसे हमने हम्म टेबल किया, हम्म टेबल का नाम लिख लेते हैं। टेबल का नाम वहां पे दिखा रहा था, अगर मैं उसको रीरन करूँ, हेल्प को ही रीनेम कर लेते हैं, सॉरी, स्टूडेंट्स वाले टेबल को मैं रीनेम कर लेता हूँ, इस वाले को स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट्स है, सॉरी, ऑल्ट एक्स किया, ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया, नाम अब ये रहा, यहाँ पे दिख गया, नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं कि उनका उसका टाइप क्या होगा। एन वर्कर हो गया, वर्कर हो गया, किसका टाइप, जो हम लोग डेटा फीड कर रहे हैं उसमें, जैसे मान लो इसके बाद किसके डेटा फिट करोगे, पहले नाम नहीं लिखोगे कॉलम का, ये तो टेबल का नाम हो गया, टेबल का नाम, नीचे कॉलम का नाम दोगे ना पहले। ठीक है। हमने एक ले लिया, क्या ले लिया, कॉलम 1 ले लो, कुछ भी ले 1 लो, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग डेटा टाइप कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इनका कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। जो डेटा आएगा उसमें उसका क्या प्रॉपर्टी रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, तो उसमें हमारा वर्कर आ गया, वर्कर वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें वो यूनिक चाहिए, नॉट नल चाहिए, उसमें तो कंस्ट्रेंट्स आ गए उसमें सारे, कीज आ गई, प्राइमरी की फॉरेन की कीज आ गई, करेक्टली आ गया, ठीक है। हाँ ये हो ठीक गया, है। तो अब इतना ही छोड़ो, टेबल का नेम तुमने क्वेरी में लिखा था, ठीक है, उसने दिखा दिया, दिखा दिया, कॉलम का नाम तुमने लिखा है, हाँ उसने कॉलम के नाम दिखा दिए, दिखा दिया, डेटा टाइप तुमने लिखा है, डेटा टाइप दिखा दिए, ठीक है, डेटा टाइप के ब्रैकेट में लेंथ देते हो हाँ कि हाँ एन वर्कर की कितनी लेंथ है, उसने लेंथ दिखा दी, सॉरी ये लेंथ दिखा दी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम कीज वगैरह देते हो, कीज वगैरह यहाँ पे नहीं दिखती, उसके लिए अलग से होते हैं। हाँ। तो जो तुम ये क्वेरी रन कर रहे हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना। अच्छा ये लेंथ है, हाँ, तुम्हें क्या हुआ, मुझे लगा इट इज सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू जो डेटा डिफाइन हो रही है, मैंने डेटा क्लिक लेंथ है, समझ गया, डन सर, समझ गए अब, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्चुअल टेबल है, जो मेरे को विजिबल टेबल होता है, वो तो ये होता है इस तरीके से, है ना। अब मेरे को लेट से जो फोन लिखा है, इसको फोन किया, फोन नंबर करना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे कंट्रोल सेट कर लेते हैं ना, स्टूडेंट्स डॉट डिफाइन कर दूंगा कि क्या होगा, फोन है, कॉलम का नाम मैंने फिलहाल फोन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं करूंगा कॉमा, अब दूंगा मेरे को नया नाम क्या चाहिए, नया नाम चाहिए मेरे को, कंट्रोल पी कर रहा हूँ, फोन नंबर करना है इसे मेरे को, ठीक है। जो फोन नाम से कॉलम है उसको फोन नंबर करना है, आया समझ। और अब मेरे को बताना भी पड़ता है कि जो डॉट फोन है ये है क्या, तो इट इज अ कॉलम, तो विल डू कॉलम है ये एक, एंड ये ऑर्डर में ऐसे रहेगा, ये ऑर्डर ऐसे ही रहता है, न्यू
एंड वेट। हाँ ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देता है मतलब, लेकिन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर मैं रीरन करूँ इसे तो देखो नाम चेंज हो गया कॉलम का। कॉलम के अलावा कुछ और डाल सकते हैं? कॉलम के अलावा टेबल, डेटाबेस कुछ भी डालो, टेबल का नाम चेंज हो गया, विकल्प देते हैं। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कर देते हैं, ऐसा डाल देते हैं। ठीक है ना, टेबल, कॉलम चेंज कर सकते हैं, टेबल चेंज हो जाएगी, डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा। डेटाबेस भी हो जाएगा। अगर डेटाबेस करना होगा तो डेटाबेस डालेंगे। टेक्स्ट, अच्छा टेबल नहीं होगा, सिर्फ कॉलम के लिए है। टेबल, अगर हम टेबल का नाम चेंज करना है, नहीं, टेबल का नाम अगर चेंज करना हो तो यहाँ से करो, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके ना, ये स्टूडेंट्स, राइट क्लिक, सिंपली रीनेम कर दो। ठीक है, मतलब कॉलम का नाम भी ऐसे कर सकते हो, बट कॉलम के लिए कमांड भी है। डेटाबेस भी नहीं होएगा, कॉलम एक्सक्लूसिव फॉर कॉलम है। अच्छा नहीं, इसमें हाँ तुम्हारे कॉलम हो जाएंगे, ट्रिगर्स के नाम चेंज हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, टेबल के अंदर वाले पार्ट सारे चेंज हो जाएंगे। डेटाबेस ही तो हो गया। नहीं, टेबल के डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर कॉलम, कंस्ट्रेंट्स, कीज, ये सब होते हैं। मतलब वैल्यूज जो अंदर होती है, वैल्यूज नहीं, कॉलम हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल हो गया, टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स हो गए, और इसके अलावा जो हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, यूनिक, नॉट नल वगैरह जो हम लगाते हैं, वो एक्चुअली नाम लगते हैं उनके। तो नाम तो ऑलरेडी फीड इन रहते हैं, यूनिक नॉट नल तो भी हम नहीं, कर सकते यूनिक नॉट नल इज बेसिकली कमांड। हाँ। जब आप किसी कॉलम के ऊपर, मान लो इस वाले कॉलम के ऊपर आपने यूनिक लगाया था, तो जो ये यूनिक की प्रॉपर्टी है ना, ये यूनिक के मतलब प्रॉपर एक अलग से नाम से सेव होएगी। तो इफ आई डू, लेट मी सी, स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने कुछ लगा रखा है, जैसे कॉलम्स है तो कॉलम्स आ गए मेरे सारे, राइट। जैसे कीज है, कीज कोई भी नहीं है, कंस्ट्रेंट्स में भी कोई नहीं लगा रखे। ट्रिगर्स, मैंने ये 2 ट्रिगर लगा रखे हैं, मैं ट्रिगर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब कीज और कंस्ट्रेंट की भी जाते हैं, कीज और कंस्ट्रेंट भी एक्चुअली नाम से सेव होती हैं। तो अभी है नहीं, वरना मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इन सबके नाम से, हो गया ना हमारे नॉट नल, यूनिक। तो ये नाम सिस्टम डिफाइन करता है, तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हम अपने सर्वर में कर सकते नहीं, जैसे जब आपने यूनिक लिख रहे हो, यूनिक थी, आपने एबीसी कॉलम पे यूनिक लगाया, ठीक है, तो दिस इज अ कमांड, ये नाम नहीं है, एक कमांड है। ठीक है, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास एक कंस्ट्रेंट स्टोर होगा, यू क्यू अंडरस्कोर ए बी सी अंडरस्कोर सम नंबर्स, इस नाम से कंस्ट्रेंट आपका स्टोर होगा, ये कंस्ट्रेंट का नाम हुआ, ये है नेम। ये नहीं चेंज कर सकते, ये चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करके क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो हमें दिखता होगा ना, तो स्टोर होता होगा ना सीधा सर्वर। स्टोर होता है, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो ना, कि आपको मतलब मान लो अब आपने कोई कॉलम बना दिया, उसमें से यूनिक की प्रॉपर्टी हटानी है सिर्फ, ये थोड़ी ना कोई पूरा कॉलम ड्रॉप करके उसपे से यूनिक हटाओगे, ऐसे ऐसे ये इस नाम से डिलीट कर दूंगा। पेंट का नाम, टेबल का, ये डॉट 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 में क्या आता है? डॉट डॉट में मतलब ना एक रैंडम नंबर जनरेट होके आता है, वो इनबिल्ट एसक्यूएल अपने एल्गोरिथम के हिसाब से जनरेट करता है। यही भी करना कर लिया ये वाला हाँ, एक या तो यूनिक लगा लेते हैं, इसमें तो मैं कमांड लिख देता हूँ, उसके लिए थोड़ी लंबी कमांड होगी।
देखो मैंने 2 कमांड रन किए फिलहाल। पहले मैंने एडमिशन नंबर का जो कॉलम था मेरे पास उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर एक मैंने दोबारा एडमिशन नंबर का कॉलम बनाया, तो मैंने यूनिक की प्रॉपर्टी लगा दी इस पे, दोबारा आ गया, इस मैंने यूनिक की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट स्टोर में जाऊंगा, इसको एक बार मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर जाऊंगा, अगर को क्यों नहीं रहा है, सेकंड ये की होती है शायद से, रुकना। हाँ ये ना, हाँ सर एक कॉलम ऐड किया एडमिशन नंबर का, पहले मैं एडमिशन नंबर ऑलरेडी था उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसका डेटा टाइप डाला, उस पे यूनिक की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, ठीक है, अब जो ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पे मैंने यूनिक लिखा, दिस इज द कमांड। जब ये सेव हुआ, सेव होता है ये कीज के अंदर इस नाम से UQ स्टूडेंट्स और फिर ये अल्फाबेटिकल नंबर। देख सकते हैं, हाँ ठीक है, तो आगे जब हमें रीनेम करना होगा तो हम उसी को यूज करेंगे। हाँ ठीक, करके दिखाओ या अंडरस्टूड है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, एंड कंट्रोल C। ठीक है, और कमांड लिखते हैं, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा टाइप अलाउड है इसमें। हाँ हाँ ये एक्चुअली इसका कोड है। सीक्वल में एआई क्यों डाला? सीक्वल में एआई क्यों दिया? सीक्वल में एआई आ गया है, मतलब इतना भी नहीं रहना, तो नहीं नहीं, वो हम सारा कुछ स्किप कर सकते हैं, ये वाला पार्ट जब एआई के लेवल जाते हो ना, उसमें कुछ भी नहीं ऑलमोस्ट, मतलब अच्छा, मतलब सीख जाना पड़ेगा वहां तक। हाँ सीक्वल में भी एआई यूज होता है, आपने बताया था कुछ कुछ कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। हाँ हाँ ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो यू हैव कॉलम, डेटाबेस, इंडेक्स, ऑब्जेक्ट, यूजर डेटा टाइप एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो कीज है शायद ऑब्जेक्ट के अंदर कवर हो जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर की नहीं कवर हो रही है तो फिर नहीं होगी। ऑब्जेक्ट
हाँ, हमारी कीज नहीं कवर हो रही इसके अंदर, डेटाबेस कवर हो रहे हैं, ये सारी चीजें कवर हो रही हैं इसके अंदर। कीज कवर नहीं होगी, डेटाबेस हाँ, ट्रिगर्स भी नहीं होंगे। बेसिकली कॉलम्स, डेटाबेसेस, इंडेक्स, ऑब्जेक्ट्स, यूजर डेटा टाइप एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चीज कवर हो रही है सिर्फ। कॉपी रेज करके दोबारा लिख लो। ये मेजर उसको यूज सिर्फ कॉलम्स के लिए किया जाता है, कीज वगैरह का नाम को रीनेम करने की इतनी ज्यादा नीड पड़ती नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो कॉलम का तो मैंने नाम रीनेम करके दिखाई दिया था, सारे कमांड को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो इनबिल्ट वाले होते हैं वो थे, राइट। सॉरी, अब हमें क्रिएट करना है, राइट। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए अगेन द सेम थिंग, कि क्या कमांड यूज करूंगा मैं क्रिएट करने के लिए। हाँ, सेम आएगा ना, एग्जीक्यूट। नहीं, क्रिएट करना है ना मेरे को, तो एक नया एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। प्रोसीजर क्रिएट करना है। कुछ भी क्रिएट करने के लिए मैं कौन सी कमांड यूज करता हूँ? क्रिएट। क्रिएट की। क्या क्रिएट करना है मेरे को? एसपी। एसपी, स्टोर प्रोसीजर बेसिकली, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एसक्यूएल के अंदर उसको प्रोसीजर कहा जाता है एक्चुअली, जो कमांड है वो प्रोसीजर के नाम से होती है। तो वी विल डू क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है। देन प्रोसीजर का नाम, ठीक है, लेट्स से मैंने एक सिंपल सा प्रोसीजर टेस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर वर्ड हुए वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स में यूज करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ व्यू करने के लिए एक डाल लेते हैं, टेबल को व्यू करने के लिए छोटा सा स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। आप जितने मर्जी बड़े बना सकते हो, देयर्स नो इशू। व्यू को हेल्प से हो जाता है ना, हाँ, व्यू तो मतलब नहीं, टेबल को जो सिलेक्ट साथ में ये करते हैं ना, हम ये वाली क्वेरी रन करते हैं, इसको प्रोसीजर के अंदर डाल लेते हैं बस, ठीक है। हेल्प में तो वही रहता है, जैसे सेलेक्ट स्टार हो गया, मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग। हेल्प में तो जो डेटा होता है नहीं, हेल्प के अंदर सिर्फ आपका डिटेल्स आती हैं स्टूडेंट्स की, जो एक्चुअल वैल्यूज है ना वो नहीं आएंगी स्टार में। हाँ, ठीक है ना। सो डालेंगे एग्जीक्यूट टेस्ट, तो सीधा में इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ, ये करके दे देगा, ठीक है। और मैं ना स्टूडेंट्स के जो ये नाम है, इसको एक्चुअली एक वेरिएबल बना देता हूँ, एट द रेट टेबल करके, ठीक है। विच विल बी कैर और 30 दे देता हूँ, लेट्स से लिमिट, ठीक है। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर टेस्ट, उसमें मैंने एक वेरिएबल दे दिया टेबल्स के नाम से, पैरामीटर दे दिया टेबल्स के नाम से, जो हम यहाँ पे दे रहे थे ना। तो मेरे को टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, एस बिगिन, ठीक है, एंड लास्ट में हमारा एंड आता है, राइट। इसके बीच में मैं अपनी क्वेरी लिख दूंगा सिंपली, यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कैन डू एट द रेट टेबल, राइट। मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है, ये लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे एट द रेट टेबल डिफाइन किया था ना, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। क्या हो गया, मस्ट डिक्लेयर द टेबल वेरिएबल, ठीक है। देखिए, रुकना, मेरे को भी वेरीफाई करना पड़ेगा मैं कहाँ पे गलत हूँ। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ब्रैकेट्स नहीं आते हैं, ये गलती करी मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आते हैं, ये गलती करी मैंने। इस तरीके से आता है सिर्फ, ठीक है। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कुछ एरर आता है तो। मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल की डिक्लेयर किया तो सही, और क्या करना है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो कर रहा हूँ, फिर लॉक क्यों नहीं कर रहा है? सही कर रहा हूँ मैं। इशू कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, कोई लिखते हैं। सही करो। वेरिएबल डिफाइन ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है। समहाउ ये पिक नहीं कर रहा है इस वेरिएबल को, तो आई हैव नो आइडिया। एक काम करते हैं, बिना वेरिएबल के कर देते हैं। ठीक है, ये काटो से मैंने डाउट किया। हाँ जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट ले लिया, टेस्ट में हमने नाम दे दिया प्रोसीजर का, ठीक है। तो अब हाउ विल दैट सॉफ्टवेयर पिक कि हमें स्टूडेंट्स का ही हमको वेरिएबल दे रहे हैं टेबल। हम यहाँ पैरामीटर में देंगे ना एक्चुअली। अभी वो पैरामीटर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा स्टूडेंट्स लिख दूंगा। हाँ एग्जैक्टली, तो कैसा नहीं नहीं, सही वो भी था, क्वेरी एकदम सही थी वो वाली भी। कुछ तो टेक्निकल इशू है, या फिर मे बी हमने कहीं पे इशू करा होगा छोटा मोटा, तो जैसे वेरिएबल भी दे नहीं, अब मैं नीचे यूज नहीं कर रहा तो देने की जरूरत नहीं है। राइट, और टेक्स्ट करूंगा, हाँ। एग्जैक्टली, दिस फील्स मोर लॉजिकल। नहीं नहीं, दिस फील मोस्ट लॉजिकल, आई अंडरस्टैंड। द पॉइंट इज कि जैसे मैं यहाँ पे एसपी नेम यूज किया था, तो दीज आर माय पैरामीटर्स। सो जब मेरे को बताना होता है अपने प्रोसीजर को कि मेरे को स्टूडेंट्स का देखना है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर यूज करता, पैरामीटर इंटेकर यूज करता बेसिकली, ठीक है। और इस तरीके से बता देता फिर कि एग्जीक्यूट टेस्ट स्टूडेंट्स। नीचे वैसे भी लिख देते, तो आपने नीचे जो मैं लिखा था, कट किया, वो पूरा लिखा था। हाँ, वो प्रॉपर वाला लिखा था मैंने। वो कुछ तो इशू आ रहा है, तो चल नहीं रहा है। बट मेरे को ये वाला समझ आएगा, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हाँ हाँ, जैसे मर्जी यूज करो आप, हूँ बिना टोटली योर वेरिएबल। चॉइस, हाँ। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूंगा तो दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, कैसे क्रिएट करना चाहिए हाँ, प्रोसीजर। टेस्ट। बस अब मैं, क्योंकि सिंगल ही है, तो इसी को एज इट इज रन कर सकता हूँ। आ गया ना, मैंने सिर्फ इतनी सी कमांड रन करी और ये आ गया। कोई एक डिफरेंट टाइप का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई और टाइप, मतलब एक और कर लेते हैं। श्योर, एक्चुअली द पॉइंट इसलिए टाइम करने वाला इशू नहीं है। द पॉइंट इज कि ना अभी डेटा ज्यादा अवेलेबल है नहीं इसके अंदर, इंपोर्टेड डेटा है नहीं, क्योंकि बेसिक कमांड वी कैन ऐड वैल्यू। वैल्यू मतलब पहले ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसके अंदर लेट्स से स्टूडेंट्स के अंदर मैं एक एंट्री कर देता हूँ, कोई छोटा टेबल देता हूँ जिसके अंदर कम कॉलम्स हो, ताकि मेरे को एंट्री करने में इजी रहे। या कर ही लेते हैं, 4-5 ही तो है। ठीक है, सो गिव मी अ सेकंड। सॉरी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि जब ये मैं ऐसे रन करूंगा,
तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेगा, ब्लैंक दिखाएगा पहले, फिर एक एंट्री डालेगा एंड देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अलग से दोबारा कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि टेस्ट के नाम से तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, तो I'll do टेस्ट 2। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। कर लिया, अब मैं टेस्ट 2 को एग्जीक्यूट कर दूंगा। सॉरी, ठीक है, पहले मैंने इसने एम्प्टी दिखा दिया। ठीक है, इसने एंट्री करी और फिर एंट्री वाली वैल्यू दिखा दी। श्योर श्योर, इसमें आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ कमांड लिख सकते हैं, मैंने बताया था, तो मैंने यहाँ पे 3 कमांड लिखे हुए हैं। जब हम लोग टेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हम वैल्यूज ऐड करते हैं। अगर उसके बाद एक और वैल्यू ऐड करनी है तो हमें एग्जीक्यूट टेस्ट 2 और फिर वो वैल्यूज डालनी होगी। नहीं, वो पैरामीटर से होता है, मैंने पैरामीटर वाला कंसेप्ट अभी यूज नहीं किया है। तो इट्स कि ये यही वैल्यू दोबारा डाल देगा। Which is quite useless in sense because हाँ, मतलब मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, द पॉइंट इज मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जितना भी वर्क कर रहे हैं, जिस भी डेटा पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज नॉट रियल डेटा, है ना। कंसेप्ट कैसे क्रिएट स्टोर रिसर्च कैसे क्रिएट किया जाता है वो बता रहा था मैं बस। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, व्हिच इज ट्रांजैक्शन। आई विल डू वन थिंग कि मैंने इसके ऊपर वो लगा रखा है, मैंने काम करता हूँ, इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को, और इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। श्योर श्योर, कैटेगरी तो कुतरम से लिख सकते क्योंकि डिटेल डेटा सारा क्लैरिटी जरा हमको है। कैटेगरी अभी जो इंस्टाग्राम पे दिखाता है हेल्थ एंड फिटनेस के हिसाब से आएगा, बट अगर स्पेसिफिकली पता करना तो एक बार सबसे क्लोजर होता है। ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ये वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैंने डाल ली एक बायस 1 एक बायस 2। ठीक है, अब जब मैं नॉर्मली डिलीट करता हूँ, सो नॉर्मली डिलीट करने का कमांड क्या है मेरे पास, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स where id number equals ys1। ठीक है, ये कमांड है मेरे पास, मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, हो गई डिलीट। अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर दूं तो एक ही वैल्यू है कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डिलीट कर दी कि ys1 वाली, ys2 वाली बची सिर्फ। ठीक है, तो मेरे पास कोई मेथड नहीं है इस, मान लो मैंने गलती से कर दी, तो आई डोंट हैव एनी मेथड कि मैं इस चीज को वापस ला पाऊँ। ठीक है, वहीं अगर मैं क्या करता कि ये कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले एक कमांड एग्जीक्यूट करता, बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक कमांड है, ये मैंने एग्जीक्यूट करी इसको एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, और अब यहाँ पे ys1 तो हट चुका है, वो तो वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, ys2 के साथ करेंगे। ठीक है, मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट कर दिया है, अब मैं इसको करता हूँ रन, ऑल टेक्स्ट। ठीक है, हटा। अब मैं अगर टेबल देखूं तो हट गया, राइट। बट लेट्स से मेरे से फिर से गलती हो गई, तो हटाना नहीं था ये, पहले वाले में तो मैं कुछ भी करके वापस ला नहीं सकता था। बट अब द पॉइंट इज कि अगर मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट कर रखा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कमांड कर सकता हूँ, सिंपली रोल बैक। ठीक है, सो रोल बैक एग्जीक्यूट करूंगा एंड जब मैं यहाँ से फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा, वापस आ गई। So we can only use this when we are using begin transaction. हाँ, एक बार आप बिगिन ट्रांजिशन करोगे
तो ये बेसिकली आपका चेक पॉइंट की तरह हो गया। तो सर जब मैं कभी क्वेरी पूरी लिख रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा बिगिन ट्रांजैक्शन, हाँ ताकि मैं रोल बैक करूँ। बिल्कुल, ये छोटा सा यही कंसेप्ट है ट्रांजिशन वाले का, डीटीएल का इतना ही होता है, ठीक है। एंड द पॉइंट इज कि अब ना इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कि मान लो मैंने दोबारा बिगिन ट्रांजिशन किया और ये मैंने डिलीट कर दी, ठीक है, डिलीट हो गई, राइट। अब मैं ना, अब डिलीट तो हो गई, मैं सोचूं कि ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही नहीं छोड़ना होता। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रन अ कमिट, ठीक है, ऑल टेक्स्ट। कमिट क्या करते हैं? तो जब मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया तो दैट इज माई चेक पॉइंट। जब मैं रोल बैक रन करता हूँ मैं उस चेक पॉइंट पे वापस चला जाता हूँ, ठीक है, वापस आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद मैंने क्वेरीज रन करी, मान लो 10-12 क्वेरीज रन करी, फिर मैंने रोल बैक किया, तो मैं जहाँ पे मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया था वहां तक मेरे डेटाबेस की जैसी स्टेट थी वैसे ही वापस हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड है, राइट। बट अगर मान लो मैंने 5-6 क्वेरीज रन करी बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद और मेरे को लग रहा है कि हाँ जितना मैंने काम किया है एकदम सही किया, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो आई हैव टू कमिट दैट, कि मतलब वो काम एक्चुअली सेव हो जाएगा, वरना जो मैंने क्वेरीज रन करी वो सेव नहीं होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है कि यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस की कैसी थी, यहाँ पे 2 रोज थी, ठीक है, 1 2, मैंने उसके बाद डिलीट किया, ठीक है, इसके बाद हाँ डिलीट किया, सॉरी सही कर रहा था, डिलीट किया, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद टेबल की स्टेट कैसी हो गई, यहाँ पे सिर्फ एक ही बची, ठीक है। अब इसके बाद है मेरे पास रोल बैक, ठीक है, तो रोल बैक रन करने पे मैं वापस यहाँ पे चला जाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद अगर मैंने कमिट किया, ठीक है, तो ये वाला टेबल मेरा फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। फाइनलाइज करने के बाद अगर सॉरी फाइनलाइज करने के बाद अगर वापस नहीं, उस पर कमिटमेंट के बाद भी कमिट नहीं, ठीक है, समझे। ठीक है। एंड कमिट करना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप सोचोगे कि छोड़ देता हूँ ऐसे ही। पॉइंट इज जब आपने बिगिन ट्रांजेक्शन किया तो मान लो आपके पास ना 1 GB का डेटाबेस था आपका, जो आपका डाटा था 1 GB का था, जैसे ही आपने बिगिन ट्रांजेक्शन किया वो हो गया 2 GB का, क्यों, क्योंकि उसकी एक और कॉपी बन गई, ठीक है। अब जो भी आप काम कर रहे हो वो इस कॉपी में काम हो रहा है, ये ओरिजिनल था ये कॉपी थी, इसमें काम हो रहा है, ठीक है। अब जब आप रोल बैक करते हो तो ये वाली डिलीट हो जाती है, ये वाली आपकी मेन आ जाती है, ठीक है। जब कमिट करते हो तो ये वाली डिलीट हो गई, ये आपकी बन जाती है। अगर आप कमिट नहीं करते हो तो आपका ये 2 GB का स्पेस ले लेगा। मान लो आपने दोबारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी तो ये जो 1 GB है ये फिर से 2 GB हो गया, तो ये 1 GB और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, तो सेम डेटा आपका जो 1 GB लेता है 3 GB लेता जाएगा और ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा अगर आप कमिट नहीं करते हो। दैट्स व्हाई कमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वर पे कोई ऐसा होता है कि कितना स्टोरेज कितना होता है सर्वर पे? डिपेंड करता है कि आपको पे करना पड़ता है, जितना ज्यादा स्टोरेज लोगे उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं गूगल क्लाउड की बात करूँ 1 GB फ्री मिलता है उस पे, और 2 GB जाना है तो आई गेस कुछ $5 के आसपास मंथली पे होता है। Which is enough for good amount of data. Like for a very small startup ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज उनके पास डेटा पेटाबाइट्स में होता है, टेराबाइट्स भी नहीं, पेटाबाइट्स, इसके अलग-अलग जगह होती है, पे स्टोर होता है। बिल्कुल। सो दिस इज योर DTL ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको फोटो लेने तो ले लो, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा कंसेप्चुअल है ना, तो उनको वैसे बताना पड़ेगा। थॉट नहीं, इट्स लाइक अ प्रोसेस जो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है जब मैं डेटाबेस पे वर्क कर रहा हूँ, कि मैं उस फ्लो को फॉलो करूँ। ठीक है, तो मैं बस लेके आता हूँ टू डेज दैट।
ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इट्स बेसिकली कि कंसेप्ट ऑफ हाउ यू आर स्टोरिंग द डेटा, उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लो लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, चल रहा है ना? क्या? हाँ चल रहा है, ठीक है। इस टेबल के अंदर लेट्स से 200 कॉलम्स है, कॉलम्स नॉट रोज, ठीक है। जब इतना नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, तो हमारा जो डेटा की रिट्रीवल स्पीड है, उसको व्यू करने की, उस पर कुछ भी परफॉर्म करने की स्पीड कम होती है, ठीक है। दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि मान लो अब जैसे 200 कॉलम थे, ठीक है, इनको मैं सिर्फ स्प्लिट कर दूंगा मल्टीपल टेबल्स में, ठीक है। सो मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 कॉलम का सिर्फ, ठीक है। एक है मेरा प्रोडक्ट आईडी, देन आई हैव कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, देन नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये 5 कॉलम है मेरे पास से। अब 200 तो कॉलम नहीं बना सकता, तो इसलिए बता रहा हूँ कि 5-10 में तो फर्क नहीं पड़ता है वैसे, बट जब 100-200 कॉलम होते हैं तब इस चीज का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट आईडी गया, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आईडी है ये भी गया, ज्यादा यूज होते हैं खत्म हो गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी है, और जो प्रोडक्ट का नेम है उसको एक टेबल बना दूंगा, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा मेरी गल तो नहीं आएगा, खत्म है ये, ठीक है। धीरे ऐसे ही समझ लो, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी और नेम को मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी को मैंने एक दूसरे टेबल में डाला, और उसके बाद मैंने कैटेगरी की आईडी डाल दी, ये समझ। लिख लेंगे। अरे काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो। थोड़ा एक्चुअली उल्टा आ रहा है ना। अच्छा, अरे नो इशू, देखो ये जो लिखा हुआ है ये तो दिख रहा है ना, आपने 5 हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी और नेम को अलग निकाल दिया मैंने इसमें से, ठीक है। एक टेबल आ गया मेरे पास, पहला टेबल, ठीक है। अब जो कैटेगरी है ना, मेरे को इसको अलग निकाल देता हूँ, बट क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट आईडी के साथ इसको लिंक भी करना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ से मैं कैटेगरी का कॉलम निकाल दूंगा, एंड जो नया टेबल बनाऊंगा उसमें 2 कॉलम ऐड करूंगा, एक कैटेगरी आईडी और एक कैटेगरी। तो इसमें से सिर्फ यूनिक वैल्यूज लेके उनको 1 2 3 4 करके, या जिस हिसाब से मेरे को कैटेगरी की आईडी देनी अलॉट कर दी, और इस कैटेगरी वाले कॉलम में मैंने वो आईडी डाल दी। डिफिकल्ट लग रहा है तो और सिंपल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके समझाने के सबसे डिफिकल्ट। नहीं नहीं, नो इशू, इसको और सिंपल आउट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। दिखाता हूँ, अभी मैं एक्सेल में दिखाऊंगा क्योंकि एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। बट द कंसेप्ट इज कि मेरे को सिर्फ डेटा देखना है अभी, राइट। हाँ, ये तरीके से मेरा डेटा आ गया, राइट। ठीक है, ये मेरा डेटा है, तो मैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर तुम डेटा देखोगे तो कैसे है, लो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और सेगमेंट, सिटी, समथिंग समथिंग समथिंग, प्रोडक्ट आईडी, देन मल्टीपल कॉलम्स, सेल क्वांटिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट, ठीक है। डेटा का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं क्या है, ठीक है। इस डेटा पे हम पहले भी वर्क कर चुके हैं, तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 या 24 कॉलम्स है, हमने यूज किया ये वाला हमने डेटा यूज किया है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इसमें ऑलमोस्ट 20-24 कॉलम्स है, इससे भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एसक्यूएल को, बहुत कम कॉलम्स है एसक्यूएल के हिसाब से ये, ठीक है। एंड दोस्तों का जो नंबर दिया ना मैंने, ये नंबर भी लाइक काफी बिल्कुल स्टार्टिंग की लिमिट है, जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन की एक्चुअल नीड मे भी पड़ सकती है,
वरना ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन आपकी की जाती है 500,000 कॉलम्स के आसपास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं कि सिंपली जैसे अभी ये एक टेबल है, पहले इनिशियली सर थोड़ा ये बात करने की नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली टेबल को अलग अलग टेबल्स में स्प्लिट कर देना। बेसिक व्हाई वी डू दैट इज क्योंकि जब एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल की जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डेटा की लिमिट नहीं है, राइट, इसमें हम जितना मर्जी डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड फास्ट भी है, ठीक है। तो रो वाइज वो बात एकदम ट्रू है, ठीक है। कॉलम वाइज भी बात ट्रू है, सिर्फ लिमिट नहीं है कि मैं कॉलम 1000 5000 कितने मर्जी कॉलम डाल सकता हूँ, ठीक है। बट नंबर ऑफ कॉलम जैसे जैसे मेरे इंक्रीज होते हैं एसक्यूएल के एक टेबल के अंदर, उस टेबल पे से अगर मेरे को डेटा निकालना है, देखना है, कुछ भी करना है, तो स्पीड गिरती चली जाती है, ठीक है। विजुअल की बात मतलब है। अगर आपके टेबल में 1000 कॉलम है, तो अगर आप वो 1000 कॉलम्स को शो करने के लिए कमांड दे रहे हो, तो विजुअली इट इज इम्पॉसिबल ना कि नहीं विजुअली नहीं, स्पीड आपने जब कमांड दी, कमांड देने से वो एक्चुअली दिखने तक का इसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे ना वो टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट है, राइट। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मान लो 200 कॉलम्स है, अब मैं उसको लेट से 20 टेबल बना दिए 10-10 कॉलम के, ठीक है। तो अब जब नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ गए हैं तो हमारी स्पीड में फर्क नहीं पड़ता, एक टेबल में जब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं तब फर्क पड़ता है। बेसिकली एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर डिजाइन है ना, उसके अंदर जाके ये चीज मतलब डेटाबेस इंजीनियर बनते हो तब जाके ये चीज पढ़ाई जाती है, मतलब पॉइंट इज कि ऐसा होता है। Conceptually you get it ना, speed depends on नंबर ऑफ कॉलम्स अ टेबल है, हाँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम वही करते हैं कि अब जो 20 कॉलम्स हैं उनको हम 10-10 के 20 टेबल बना दिए, 10-10 कॉलम के 20 टेबल बना दिए। कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये वाला डेटा है, इसके अंदर 24 ही है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर भी नहीं सकता। 5-5-4 में कर लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, आप रैंडम नंबर से निकाल सकते हो, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। क्या लॉट का साइज हाँ बता रहा हूँ कैसे होता है। वो ना डेटा की लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको, अगर मैं मेरे को तो पता है तो मैं सिंपली बता देता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से बनता है और फिर क्यों बनता है वो समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिर्फ मैक्सिमम 3 टेबल में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर्स का, एक कस्टमर्स का, एक प्रोडक्ट्स का, ठीक है। सो इट विल बी लाइक आपके एक के अंदर समथिंग 8 या 10 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। एक के अंदर 4 एंड एक के अंदर 5-6 कॉलम्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि देखो हमें बस ऑर्डर आईडी है, राइट। मेरे को हर एक टेबल में एक आइडेंटिफाइंग कॉलम चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको कितने में डिवाइड कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन किस के अंदर कितनी आइडेंटिफाइंग कॉलम्स है। हर एक टेबल में एक आइडेंटिफाइंग कॉलम चाहिए होता है, उसको मैं प्राइमरी की तरह कंसीडर करूंगा, राइट। तो इस डेटा के अंदर जितने मेरे आइडेंटिफाइंग कॉलम्स है उसके बेसिस पे मैं टेबल को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इसमें कितनी है, ऑर्डर आईडी है पहला, फिर कस्टमर आईडी है और लास्ट में मेरे पास एक प्रोडक्ट आईडी है। इसलिए मैं इसको 3 में ही स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब 3 या 3 से कम, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफाइंग कॉलम खत्म हो जाएंगे मेरे पास, राइट। तो अब ऑर्डर आईडी है, तो ऑर्डर आईडी के साथ क्या क्या जाएगा, देखो रो आईडी तो मैं डिलीट ही कर दूंगा, वो भी फालतू का है, उस कॉलम का तो मेरे को काम ही नहीं है कुछ, राइट। ऑर्डर आईडी के साथ क्या क्या जाएगा, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, ठीक है। और फिर आगे अगर मैं जाऊँ, किसने परचेज किया, हाँ वो मतलब समझ गया मैंने, लेकिन ग्रुपिंग ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, एक ग्रुप बन जाएगा, फिर कस्टमर आईडी तुम्हारा दूसरा। नहीं, द पॉइंट इज ये यूनिक तो है, बट मैं डेटा को स्प्लिट करूंगा तो मेरे को कस्टमर आईडी इसमें भी छोड़ना पड़ेगा, कस्टमर आईडी टेबल में भी रखना पड़ेगा। लिंक किसके बेसिस पे करूंगा ना, वरना मैं कॉमन रहेगा तभी तो मैं लिंक कर पाऊंगा, क्योंकि इंडियन यूज तो मेरे को सारे कॉलम मिक्सअप करने होते हैं, तो स्पीड के लिए मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ उन्हें, राइट। जैसे कस्टमर आईडी रखूंगा, फिर वो कस्टमर नेम वगैरह की नीड नहीं है, फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट आईडी रखूंगा, और फिर ये प्रोडक्ट नेम वगैरह की भी नीड नहीं है, सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट प्रॉफिट लास्ट में से ये रखूंगा, ठीक है। ये एक टेबल हो गया। तो कितने कॉलम हुए मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। देन 6 7 8 9 10 कॉलम एक टेबल में गए, ठीक है। अब उसके बाद कस्टमर्स का बनाऊंगा, तो इसके अंदर कस्टमर आईडी 1 2
3 4 5 6 7 8 रीजन तक, ठीक है। 8 कॉलम इसके चले गए, राइट। फिर एक बनेगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी में भी तो हम लोग उसको भी तो लिखना है पिछले वाले में। इसको प्रोडक्ट आईडी को तो लास्ट वाले में लिंक करने के लिए कॉलम देना पड़ेगा। नहीं, कस्टमर से प्रोडक्ट थोड़ा लिंक करूंगा। तुम लॉजिकली ये सोचो, एक ऑर्डर के लिए रिक्वायरमेंट है कि किसने खरीदा, क्या खरीदा। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट है कि कौन से खरीद रहा है, बहुत सारे लोग खरीदेंगे उसे। या कस्टमर के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, फिर वो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो लॉजिकली सिर्फ ऑर्डर के साथ लिंक करने की हमें नीड है इसको, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट आईडी वाले केस में प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम 4। तो 10 8 4। हाँ मतलब जितने भी कॉलम था मेरे को टोटल नंबर ऑफ कॉलम तो पता नहीं ना। 24 से 24 तभी हमने 5 5 5 और 4। नहीं, वो तो मैंने मतलब बोल दिया था, मे बी 24 के आसपास है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 22 कॉलम थे मेरे पास, स्प्लिट हो गए, कैसे हो गया 10 8 4, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था रैंडम नंबर नहीं ले सकते आप, इस तरीके से स्प्लिटिंग की जाती है। और जो मैंने स्प्लिटिंग करी, इसी को मैं नॉर्मलाइजेशन कहता हूँ। स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट बेसिकली मेरे को 3 नए टेबल बनाने पड़ेंगे और डेटा उठा के उसमें डालना पड़ेगा इंसर्ट वाली उससे। हाँ, ऐसे ही होता है, इसका मतलब कोई कमांड नहीं है कि बस स्प्लिट हो जाएंगे बस। फर्स्ट वाला कमांड लिख दो, चलो पूरा समझ में आ जाएगा। कौन सा कमांड? फर्स्ट कमांड होता है ना। अरे वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है ना, याद नहीं है जो मैंने कमांड इस तरीके से लिखा था कि जैसे इंसर्ट इनटू लेट्स से उसको डेटा को मैंने ऑर्डर्स वाला टेबल बना रखा है एक, ठीक है। ऑर्डर्स, देन सबको ये लगेगी सेलेक्ट जो भी कॉलम के नाम है, देखो बेसिकली इस तरीके से होता है सिंपली। मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स का टेबल मैं पहले से बना के रखूंगा एक, ठीक है। अब सेलेक्ट जो से कॉलम मेरे को इसमें डालने हैं वो फ्रॉम जो मेरा सोर्स डेटा है वो, बस एक क्वेरी से मेरा जो डेटा सुपर स्टोर में से जो से कॉलम मेरे को ऑर्डर्स में चाहिए वो। ये फाइल मैं आपको भी शेयर करता हूँ, ओके ओके।